एंडीज के पहाड़ों में पेश आने वाला ये प्लेन क्रैश तारीख का एक खौफनाक और दिलखराश वाक़या है। अब यहाँ पायलट से एक बड़ी गलती हो चुकी थी जिसकी कीमत अब 45 लोग थे। अब उनके पास 3 शराब की बोतलें, कुछ चॉकलेट्स, खजूरें और नगेट्स मौजूद थे। ये खुराक 28 लोगों के लिए बहुत कम थी, लिहाजा सबका लंच के लिए चॉकलेट का एक बाइट और एक ढक्कन वाइट पीते थे। आज की कहानी एक ऐसे प्लेन क्रैश की है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एंडीज के पहाड़ों में पेश आने वाला ये प्लेन क्रैश तारीख का एक खौफनाक और दिलखराश वाक़या है, जिसकी तफसील इस हादसे से बच जाने वाले 16 लोगों ने अपने अल्फाज में खुद सुनाई है। उन्होंने आंखों देखा सानहा जब सुनाया तो सुनने वालों को इस प्लेन क्रैश के बाद आने वाली मुश्किलात और सर्वाइवल के लिए होने वाली परेशानी पर जहां हैरानी हुई वहीं सबक भी मिला। 70 दिन बर्फ से ढके पहाड़ों में गुजारने के बाद एक स्ट्रेटेजी से रेस्क्यू होने वाले इन सर्वाइवर्स की कहानी आपको सुनाएंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये सारा वाकया शुरू होता है यूराग्वे की रग्बी टीम के एक इंटरनेशनल विजिट से, जो कि 1968 और 1970 में नेशनल चैंपियनशिप भी जीत चुकी थी। होता ये था कि हर साल ये टीम चिली के एक शहर सेंटियागो जाकर चिली की नेशनल रग्बी टीम के साथ रग्बी मैचेस खेलते थे। इस विजिट के दौरान वो अपनी फैमिलीज को भी साथ लेकर जाते थे। अक्टूबर 1972 में भी इस टीम को इसी गर्ज से चिली जाना था, जिसके लिए उन्हें यूराग्वे के किरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फेयर चाइल्ड FH-227D नामी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से सफर करना था। यूराग्वे के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी $1600 के एवज सिविलियंस को ट्रांसपोर्ट फराहम करते थे। यूराग्वे के एयरपोर्ट से उड़ने वाली इस परवाज में 45 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें से रग्बी टीम्स के 19 मेंबर्स, 21 उनके दोस्त और फैमिलीज और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस फ्लाइट के पायलट फेराडेस एक एक्सपीरियंस पायलट थे, जिनके पास 5117 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इस तमाम सफर का सबसे मुश्किल एरिया एंडीज के पहाड़ों में मौजूद प्लंकन पास था, जो कि एक चैलेंजिंग एरिया था। इसमें मौजूद ऊंचे पहाड़, अनप्रिडिक्टेबल वेदर और नेविगेशन में भी मसला आता था। मगर ये पायलट इस जगह से 29 बार प्लेन गुजार चुका था, तो वो इस एरिया से काफी फेमिलियर था। मगर इस फ्लाइट के दौरान उनके को पायलट के तौर पर एक ट्रेनी मौजूद था जिसका नाम लेगुरारा था। फेरेडेस इस को पायलट को इन्हीं रास्तों से प्लेन उड़ाने के लिए ट्रेन कर रहे थे, इसीलिए इस वक्त फ्लाइट का कंट्रोल लेगुरारा के पास ही था। सुबह 8 बजे यूराग्वे से परवाज शुरू करने के कुछ ही घंटों बाद मौसम खराब हो जाता है। उन्हें अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड करना पड़ता है। मौसम की बेहतरी का इंतजार करते करते उन्हें सारी रात वहीं गुजारनी पड़ती है। इसी स्टे के दौरान उन्होंने वहां से कुछ चीजें भी खरीदी जो कि बाद में उन्हें काफी काम आने वाली थी। दोस्तों, रात गुजरी और 13 अक्टूबर की दोपहर मौसम में बेहतरी देखकर ये दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं और कुछ ही देर बाद 3:21 पर प्लेंकॉन पास तक पहुंच जाते हैं। लेगुरारा ने सेंटियागो के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को इन्फॉर्म किया कि वो प्लेंकॉन पास पर पहुंच चुके हैं और जल्द चिली में मौजूद किरुको तक पहुंच जाएंगे, जो कि 11 मिनट की दूरी पर था। मगर सिर्फ 3 मिनट बाद दोबारा राब्ते पर बताया जाता है कि वो किरुको पहुंच चुके हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को थोड़ी हैरानगी हुई कि यह फासला इतनी जल्दी कैसे तय हो गया, मगर वो इस बात को इग्नोर करते हुए प्लेन को 10,000 फुट नीचे लाने का आर्डर दे देता है। अब यहाँ पायलट से एक बड़ी गलती हो चुकी थी जिसकी कीमत अब 45 लोग थे। पायलट ने नेविगेशन को मिसकैलकुलेट किया था। उन्हें लगा कि वो चिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि वो अभी तक प्लेनकॉन पास पर ही थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत के मुताबिक पायलट ने प्लेन को 10,000 फुट नीचे लाया और प्लेन लो प्रेशर में आने की वजह से टर्बुलेंस का शिकार होते हुए एंडीज के ऊंचे पहाड़ों से टकराया, जिसकी वजह से उसके दोनों पर टूट गए और जहाज का आधा हिस्सा 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बर्फ पर आ गिरा। प्लेन क्रैश होते ही साथ ही 5 लोग हलाक हो जाते हैं और 7 अफराद बिल्कुल लापता हो जाते हैं, न जाने वो कहाँ गिर गए। 45 में से सिर्फ 33 अफराद प्लेन क्रैश में जिंदा बचे थे। दोस्तों, इस कहानी का असल आगाज तो क्रैश के बाद से होता है। क्रैश में जिंदा बच जाने वाले कुछ लोग जख्मी थे, कुछ बेहोश थे और कुछ को बड़ी चोटें भी आई थीं। उस वक्त जहाज में रोने, चीखने और घबराहट का ही समा था। जहाज के एक्सप्लोड होने के डर से सब एक दूसरे की मदद करते हुए बाहर निकले, मगर वहां माइनस में टेम्परेचर खून जमा रहा था, तो मजबूरन उन्हें अंदर वापस जाना पड़ा। प्लेन का आगे वाला हिस्सा टूट चुका था। तमाम लोगों ने ड्रेसिंग भी नॉर्मल कर रखी थी और उन्हें प्लेन के खुले हिस्से से आती बर्फानी हवा से कोई नहीं बचा सकता था। बिल आखिर उन्होंने अपनी अपनी मदद आप से जहाज की सीटें जोड़कर जहाज का खुला हिस्सा बंद किया। सिर्फ 20 फीट की जगह में ये 33 लोग बड़ी मुश्किल से पूरे आ रहे थे,
मोनको नामी लड़के ने रेडियो से सिग्नल भेजने का आइडिया दिया कि कॉकपिट की तरफ गया, जहां फिराडस तो मौके पर हलाक हो चुके थे, जबकि को पायलट के जिस्म में मुख्तलिफ प्लेन पार्ट्स घुस चुके थे। मगर वो ऐसी हालत में जिंदा था, वह इस कदर तकलीफ में था कि उसने मोनको को बैग से पिस्टल निकाल कर उसे ख़त्म करने को कहा, मगर उसने ऐसा कुछ न किया। कॉकपिट से बाहर निकलकर उसने साथियों को बताया कि उसकी रेस्क्यू टीम से बात हो गई है और वो आ रहे हैं, जबकि रेडियो डेड था और ऐसी कोई बात नहीं थी, मगर वो इनको मोटिवेटेड रखने के लिए ऐसा कह रहा था। रात होते ही इलाका अंधेरे में डूब गया और सुबह होने तक मजीद 5 साथी हलाक हो गए, जिनमें को पायलट भी शामिल था। अब सिर्फ 28 लोग जिंदा बचे थे। डेड बॉडीज उन्होंने प्लेन से निकाल कर बाहर रख दी और बाकी दिनों के लिए स्ट्रेटजी सोचने लगे। डिसाइड यह हुआ कि जिसके पास जो कुछ खाने को है वो सब जमा किया जाए और सब मिलकर खाएंगे। अब उनके पास 3 शराब की बोतलें, कुछ चॉकलेट्स, खजूरें और नगेट्स मौजूद थे। ये खुराक 28 लोगों के लिए बहुत कम थी, लिहाजा सबका लंच के लिए चॉकलेट का एक बाइट और एक ढक्कन वाइट पीते थे। पानी के लिए बर्फ को पिघलाना मुश्किल था और इर्द गिर्द की बर्फ भी प्लेन क्रैश के पार्ट्स, खून और डेड बॉडीज की वजह से पोल्यूटेड थी और ज्यादा दूर जाने की उनमें एनर्जी नहीं थी, क्योंकि ये इतना ही खा रहे थे जिससे जिंदा रहते। दोस्तों, ये तो रही एक तरफ की कहानी। दूसरी तरफ चिली, अर्जेंटीना और यूरुग्वे में प्लेन मिसिंग की खबर फैल चुकी थी और पैसेंजर्स के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन था, जिसमें से एक जहाज इसी प्लेन क्रैश ऊपर से गुजरा, मगर वो उन्हें देख नहीं सका। दूसरा जहाज के आने पर भी उन्होंने खूब आवाजें लगाई, मगर वो उन्हें नोट न कर सके। आखिर सफेद बर्फ के पहाड़ों में सफेद प्लेन को स्पॉट करना एक बहुत मुश्किल काम है। इन तमाम पैसेंजर्स की तरफ से ये आइडिया पेश किया गया कि प्लेन पर लाल रंग से SOS अगर लिख दिया जाए तो शायद हमें देख लें। इसलिए तमाम लड़कियों से लिपस्टिक और नेल पॉलिश लिए गए और SOS लिखना शुरू किया, मगर एक केस भी पूरा होने से पहले ही लिपस्टिक और तमाम नेल पॉलिश खत्म हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम्स भी ये उम्मीदें छोड़ देनी देती है कि प्लेन अगर मिल भी जाए तो अब तक कोई पैसेंजर सरवाइव नहीं कर पाया होगा। इसी वजह से यह सर्च ऑपरेशन रोक दिया जाता है। प्लेन में मौजूद एक मार्किलो नामी टेक्नीशियन रेडियो को ठीक करने की कोशिश करता है। रेडियो बस इतना ही ठीक हो पाता है कि इससे न्यूज सुनी जा सके कि वहां से कोई सिग्नल नहीं भेजा जा सकता था। खबरें सुनते उन्हें यह मालूम हुआ कि रग्बी टीम के लिए होने वाला सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। इससे उन्हें अंदाजा हो जाता है अब जो कुछ भी करना है वो खुद उन्हें करना है, कोई उन्हें बचाने वाला नहीं। इसी कश्मकश में कई दिन गुजर जाते हैं। उनसे 2 साथी रास्ता तलाश करने की भी कोशिश करते हैं, मगर उन्हें नाकाम लूटना पड़ता है और खाना भी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब होता है। वहाँ मौजूद 2 मेडिकल स्टूडेंट उन्हें यह मशवरा देते हैं कि जिंदा रहने के लिए हमें बाहर मौजूद डेड बॉडीज़ को खाना पड़ेगा, वरना कुछ दिन तक हमारी हालत ऐसी हो जाएगी कि हम उन तक पहुँच कर भी उन्हें नहीं खा सकेंगे। जिस पर सब गुस्से का इज़हार करते हैं, क्योंकि डेड बॉडीज़ में किसी की बहन पड़ी थी तो किसी का भाई। 9 अक्टूबर को प्लेन को एक एवेलांचेस हिट करती है और मजीद 8 बंदे जान से चले जाते हैं और सिर्फ 19 बंदे बच जाते हैं। हालात इतने ख़राब होते हैं कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा होता। इतने में एक बंदा गिलास का एक टुकड़ा लेकर डेड बॉडी के पास जाता है और छोटे छोटे पीसेस काट कर खाना शुरू कर देता है। उसे देखकर मजीद कुछ लोग भी यही करने लगते हैं। दिन गुजरने लगते हैं और 3 मजीद लोग भी जान से हाथ धो बैठते हैं। बचने वाले 16 लोग वही हैं जो कहानी के एंड तक पहुंच जाते हैं। आखिरकार ये डिसीजन लिया जाता है कि 3 लोग वेस्ट में मौजूद पहाड़ पर चढ़ें और देखें शायद दूसरी तरफ कोई रास्ता या खाने पीने की चीज नजर आ जाए। इस काम के लिए ये लोग एंटोनियो, नैंडो और रोबर्टो को मुंतखब करते हैं, क्योंकि ये सब साथियों के मुकाबले में ज़रा बेहतर हालत में होते हैं। ख़राब मौसम के बदलने के लिए 1.5 माह के इंतज़ार करने के बाद दिसंबर के दरमियान उन्होंने पहाड़ चढ़ने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाया, रास्ते के लिए निशान लगाए और बाकी ज़रूरी अशिया के साथ साथ प्लेन की सीटों से निकलती हुई रुई को इंसुलेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी शर्ट्स में डाला और मुर्दा साथियों के कपड़े लेकर खुद को डबल और ट्रिपल तह में कवर कर लिया। 15 दिसंबर की सुबह उन्होंने पहाड़ की तरफ अपना सफर शुरू किया। दुश्वार रास्ते और ठंड से लड़ते 3 दिन गुजारने के बाद उन्होंने तीसरे साथी एंटीनियो को प्लेन की तरफ वापस भेज दिया, क्योंकि साथ लेकर जाने वाला खाना उनके लिए यकीनन कम था। दोनों साथियों ने सफर जारी रखा और 8 दिन बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंचे।
वहाँ से नीचे उन्हें एक ऐसा पहाड़ ऐसा दिखाई दिया जिस पर बर्फ के बजाय हरियाली थी और दरिया भी मौजूद था। अब इस जगह जाने के लिए भी उन्हें 3 दिन लगे और पहुंचकर दरिया के किनारे ये थके हारे सो गए। सुबह उठने पर उन्हें दरिया के दूसरे पार कुछ गायें और जलती हुई लकड़ियां नजर आईं, जो इस बात की उम्मीद थी कि उनके साथ कोई इंसान भी है। काफी इंतजार के बाद उन्होंने एक इंसान घोड़े पर बैठकर आता दिखाई दिया। दरिया की चौड़ाई और उसकी आवाज उनके दरमियान कोई भी गुफ्तगू समझने नहीं दे रही थी। उन्हें बस उसका एक लफ्ज समझ आया था और वो था कल। ये दोनों अगले दिन का उसका इंतजार करते रहे। अगले दिन वो अपने साथ एक कागज और पेन लाए और एक कागज पर लिखकर पत्थर में लपेट कर उनकी तरफ फेंका। उन्होंने जवाब में उसे बताया कि हमारा प्लेन क्रैश हुआ है और हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं। वो सारी सिचुएशन समझकर जल्द ही लोकल अथॉरिटीज को इत्तला देता है और उन दोनों को जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाता है। उसके बाद वो उन्हें सारा किस्सा सुनाते हैं और अपने बाकी साथियों का भी बताते हैं। दूसरी तरफ सारे साथी रेडियो से कान लगाए बैठे थे कि कोई खबर आए। आखिरकार 22 दिसंबर को खबर चली कि यूरागोए प्लेन क्रैश के 2 सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी लोग एंडस की पहाड़ियों में ही मौजूद हैं। फौरी तौर पर 2 हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू के लिए तैयार किए गए और इन दोनों सर्वाइवर्स ने उन्हें गाइड करके साथियों तक पहुंचाया और टोटल सर्वाइवर 16 को रेस्क्यू कर लिया गया। 72 दिनों की ये लर्ज़खेज़ कहानी कोई बनाई नहीं बल्कि इन्हीं सर्वाइवर्स की कहानी है। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको दिलचस्प मालूम हुई होगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।